हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये हमें मनाया जाता है 7 अप्रैल को। टिक कर दी जल्दी से जल्दी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 4 सितंबर 1920 को। 4 सितंबर 1920 हमें 1920 हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 4 सितंबर आपको याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, कयक इज़ अ काइंड ऑफ। कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक एक बोट है, एक नाव है। ये एक प्रकार की नाव है जो पतली और छोटी होती है और इसका उपयोग सीमित संख्या में लोग करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नासिक एक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है गोदावरी नदी। ये हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। अब हम एक्सटर्नल नॉलेज भी इसके साथ करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये ने भी क्वेश्चन पे टिक लगा दिया और आपको आंसर बता दिया। इसका मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा। अब गोदावरी नदी पर कौन सा डैम है? गोदावरी नदी पर कौन सा डैम है? गंगापुर डैम है। गंगापुर डैम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नर्मदा नदी, माफ़ कीजिएगा, जो गोदावरी नदी है उस पर कौन सा डैम है? गंगापुर डैम। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है? कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है? नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। और ये कब बना था? ये बना था 1955 में। और इसे पूरे होने में कितने साल लग गए थे? 12 साल लग गए थे। और ये स्थान हैदराबाद से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आगे हम बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध होगा? अब आप बताइए कौन सा बांध होगा नर्मदा नदी पर? जी, इस पे बांध होगा सरदार सरोवर डैम। क्या स्पेलिंग इसके? सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो ये थे डैम हमारे जो। और नर्मदा कहाँ है? नर्मदा है पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। एमपी में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। ये देश की 5वीं सबसे बड़ी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिए, ये देश की सबसे 5वीं बड़ी नदी में आती है और गुजरात की सबसे बड़ी नदी में आती है, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन में दिया हुआ, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? ये है हमारा INS तरंगिणी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें दिया हुआ, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? कहाँ से बहती है अमेजन? वैसे तो अमेजन को बोला जाता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो है अमेजन। और ये किसके थ्रू बहती है? ये बहती है नाइल रिवर के थ्रू। नाइल रिवर। नाइल रिवर कहाँ पे है? नाइल रिवर है अफ्रीका में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, अफ्रीका। याद रखना, नाइल रिवर कहाँ है? अफ्रीका में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका अनुवाद है। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? कौन रखता है? वो रखता है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, हिंदी में अनुवाद है, भारतीय सेना की कमानों की संख्या है वो है 7। कुल मिला के ट्रेनिंग कमांड को मिला के बनती है 7 कमांड्स। 10 क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? उत्तर प्रदेश ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें है दुधवा नेशनल पार्क। याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क याद रख लेते हैं, झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? झारखंड में है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो दोस्तों झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? झारखंड में है बायोडाइवर्सिटी पार्क, नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल, यानी कि सी ऑप्शन में दिया हुआ रियाल। और दिनार किसकी है? ए ऑप्शन में दिया हुआ दिनार। ये है हमारे पास, ये है कुवैत की, अल्जीरिया की, बहरीन की, और इराक की, जॉर्डन की, लीबिया की और तुनीसिया की। इन कंट्रीज की दिनार है। अब लीरा करेंसी दी हुई, लीरा बी ऑप्शन में। लीरा करेंसी कौन सी कंट्री की है? ये है तुर्की की। तुर्की एक कंट्री की है लीरा करेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? ये थी उत्तर प्रदेश की। कहाँ कब तक गवर्न किया इन्होंने उत्तर प्रदेश को? 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 को, 49 तक।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है गाइड पुस्तक के लेखक? आर के नारायण, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस, हिंदी में अनुवाद है सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं, डी ऑप्शन में दिया हुआ प्रेसिडेंट। और 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको याद भी होगा। कहाँ पे लड़ी गई थी? बी ऑप्शन में दिया हुआ बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। कब लड़ी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल को 1526 को, ठीक है। किनकी लड़ाई हुई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोदी की। 16वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, बी ऑप्शन में दिया हुआ प्रोटोजोआ। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। अब बांझ विरोधी विटामिन कौन सा होता है? वो होता है विटामिन ई, ए ऑप्शन में दिया हुआ विटामिन ई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रिलेशन बिटवीन, हिंदी में दिया हुआ है कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क इज इक्वल टू, माफ कीजिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। और बल होता है जो फोर्स लगाते हैं हम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि LT-2, आप कीजिएगा। यहाँ पे SI यूनिट क्या होती है वर्क की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और वर्क की और उसे बोल सकते हैं जूल, ठीक है, जूल। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? वो होता है कुनीन, ए ऑप्शन में दिया हुआ है कुनीन। बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की ओर, सीज़मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है भूकंप, अर्थक्वेक। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? वो है स्पीड, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। एंड दीज टूज आर वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, यानी कि बल और त्वरण। 33 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो है आयरन, लोहा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेल, बी ऑप्शन सेल। मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है? ये शुद्ध होता है किडनी में, गुर्दे में, ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन जाते हैं हमारे 26 क्वेश्चन पे, नीचे ही है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? 27 इज, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एमीटर से मापा जाता है विद्युत प्रवाह। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स आर, 28 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रेड, ब्लू एंड येलो। और सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑरेंज, ग्रीन एंड वोलेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 29 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। 30 का आंसर है 30 क्वेश्चन का, निम्न में से कौन मानव शरीर के सामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है? वो करता है हार्मोन्स, 30 का ए आंसर करेक्ट आंसर, हार्मोन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 31 का आंसर है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? वो है 0.04%। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 0.04%? सी ऑप्शन में 0.04%। दोस्तों 32 क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 46, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर 46। एंड 33 क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 639, माफ़ कीजिएगा 639 एज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 639। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किडनीज, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है ए ऑप्शन में दिया नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? कौन करता है दूध को दही में परिवर्तित? वो करता है लैक्टोबैसिलस, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर,
लैक्टोबैसिलस। आ गया हमारे पास मैथ का वर्जन, आ गया हमारे पास मैथ के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक, 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक, और 9 और 25 का मध्य अनुपातिक। अब 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? 12/30, और 30 को फिर से लेंगे 30/x, ठीक है। जाएगा 12 x इज इक्वल टू 900। ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 75। अब ये था हमारे पास तीसरा अनुपातिक। अब 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कौन सा होगा? मध्य अनुपातिक का फार्मूला होता है प्लस अंडर रूट, दोनों डिजिट जो होते हैं, ये एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट। यहाँ पर डिजिट दिए हुए हैं 9 और 5, 9 और 25 कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 5, ये आ गया हमारे पास 15। अब पहले का आया था 75, दूसरे का आया था 15, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। 75 डिवाइडेड बाई 15, दोनों का अनुपात आ जाएगा हमारे पास 5:1। सो करेक्ट आंसर इज 5:1। 36 का बी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष ये काम कितने घंटे में कर पाएंगे? अब 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं 15 मेंस हैं, उसे हम अनुपात लेके करते हैं 15:36 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 15:36 इज इक्वल टू 25, और जो हमें ज्ञात करनी है उसे x ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 15 × x इज इक्वल टू 25 × 36, x इज इक्वल टू 900/15, ये हमारे पास आ जाएगा 60। सो 60 घंटे चाहिए। 15 पुरुष जो काम कितने घंटे में करेंगे? 60 घंटों में। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास 38 क्वेश्चन है। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? पहले 7 प्राकृतिक कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 नेचुरल नंबर होते हैं, और इनका क्या पूछा है? औसत पूछी है, एवरेज, वर्गों का एवरेज। पहले का कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 है। पहले का होगा 1, दूसरे का 4, तीसरे का 9, फिर 16, कंटिन्यूस 25, फिर 36 और फिर 49, ठीक है। टोटल हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 ले लेंगे और इसका जोड़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140, ठीक है। 140 को बाई 7 आ जाएगा हमारे पास, 140/7 यानी कि 20, माफ़ कीजिएगा, कब आएगा, कितना आएगा? 20। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन में दिया हुआ 20। दोस्तों आ गया हमारे पास 39 क्वेश्चन, जहाँ पर दिया हुआ 343 × 343 × 343, 343 × 343, 3 ट्रिपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4035607, ठीक है। और आगे दिया हुआ 113, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में दिया हुआ, इसको 3 बार करेंगे 1442897 आ जाएगा। और नीचे दिया हुआ है 343 × 343, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 117,649, ठीक है। फिर आगे दिया प्लस 343 × 113 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38759। फिर दिया हुआ प्लस 113 × 113, तो इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12769। इस सबको प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 38910710 बाई 1699177। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 230 आंसर आ जाएगा। 230 आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये दिया हुआ हमें सी ऑप्शन में 230। दोस्तों आगे हमारे पास 40 क्वेश्चन है। 680621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने? 680621 का अगर हम वर्ग निकालें तो इसका क्या वर्ग निकलेगा? स्केयर 824.99, ठीक है। और किसके नज़दीक है ये है 825 के। सो जल्दी से 825 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। 825 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 680625। 4 अंक बढ़ा है ये इस रकम से, ठीक है। और कितना बढ़ा है? ये 680621, ये 680625, ठीक है। 4 अंक बढ़ा तो हमें कितने चाहिए? इसका 4 छोटी छोटी संख्या 4 चाहिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4 डिजिट चाहिए, 4 अंक चाहिए ताकि इसे पूर्ण वर्ग बना सकें। समझ आई? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होगी। अब 10 वर्ष में बोल रहा है जो ए की उम्र थी बी की 10 वर्ष पूर्व, यानी कि बी की 10 वर्ष पहले की उम्र से दुगनी हो गई।
ठीक है। और अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए बी की उम्र है एक्स ईयर्स, एक्स साल, ठीक है। और फिर मान लीजिए ए की प्रेजेंट एज है एक्स प्लस 9। एक्स प्लस 9 क्यों लिया, क्योंकि एक्स 9 साल बड़ा है वर्तमान एज में। और 10 साल की बात कर रहे हैं तो ले लेंगे एक्स प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। इसको इक्वल ले लेंगे, जो मैं बोल रहा दुगनी दुगनी उम्र हो जाएगी, ए की उम्र दुगनी हो जाएगी बी की। कितने साल बाद, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व होगी तो एक्स जो है 10 वर्ष कम हो जाएगा, तो एक्स माइनस 10 ले गए, तो इसे सोल्व करके आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 19x इज इक्वल टू 2x माइनस 20। हमारे पास आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, x प्लस 9 प्लस 10 है, और यहाँ पे हमारे पास है 2x माइनस 20। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 19, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 10। ये सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 39। 39 किस में दिया हुआ है, 39 में दिया हुआ है सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। √2 की वैल्यू होती है, सबसे पहले √2 की वैल्यू होती है 1.414, सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। इसमें से आ गया हमारे पास 3√3। अब 3 को √3 का मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू होती है, 3 का रूट निकालेंगे तो पता चलेगा ना, 3 की वैल्यू होती है जे 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 5.196, ठीक है 5.196। अब बारी है लास्ट की 404। √4 का होता है, सबको पता है 2 होता है, 4 2 8, ये तीनों में से बड़ी हो गई, सो कौन संख्या बड़ी होगी, 402। सी ऑप्शन में दिया होगा 404। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन, हिंदी में पढ़ते हैं, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, और गणित में 85% और 75% दोनों में होते हैं, अंग्रेजी और गणित में। अगर 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, यानी कि फेल हैं दोनों विषय में, इंग्लिश और हिंदी में, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। उन्होंने बोला दिया हुआ 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, और 85% हुए हैं मैथ में, और दोनों में हुए हैं 75%। दोनों को ऐड करेंगे, 80 प्लस 85 माइनस 75, जो हमारे पास आ जाएगा 90%, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया PE प्लस PM माइनस P बोथ का, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 90%। 90% हमारे पास ये आ गया है, तो फेल स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए, 90% पास हैं, ठीक है। तो फेल स्टूडेंट हमारे पास आएगा 10% स्टूडेंट फेल्ड हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा 10% स्टूडेंट फेल्स हैं, उन्होंने 40% छात्र दोनों विषय में बताएं, ठीक है। तो 10% का निकालेंगे, 10% हमारे दिया हुआ है, 40% छात्र दोनों विषय में फेल हैं, तो टोटल छात्र कितने होंगे, तो 40 इंटू 100 लेके नीचे 10 लगा देंगे, 100 इसलिए लगा क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 400। टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है, 400। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा 400। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 44 क्वेश्चन है, 6.46 का आंशिक रूप क्या होगा। अब 6.46 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 माफ कीजिए 6 प्लस 0.46, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 46 बाई 100, यह आ जाएगा हमारे पास 600 प्लस 46 बाई 100, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस करके 646 बाई 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गलत 649 बाई 100। अब 649 9 की जगह पे हमारे पास आएगा 6, टाइप करते हुए गलती होगी शायद, 6 जहाँ पे जो 649 दिया हुआ आंसर में, यहाँ पे आएगा 646 बाई 100। तो हम डी को नहीं चुनेंगे, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 646 बाई 100। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है, 2/3 8/9 एंड 64/81 एंड 10/27 का मतलब समावर्तक। मतलब समावर्तक कैसे निकालते हैं, ऊपरी संख्या का HCF निकाल लेते हैं मतलब समावर्तक, और नीचे वाले का लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समापवर्तक LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ऊपर वाले का कौन सा निकलेगा, 2 सोल्व करते हैं हम इसको। ऊपर वाले का निकलेगा 2 8
64 एंड 10 का क्या एचसीएफ आएगा, ये आएगा 2 एंड एलसीएम को क्या आएगा, एलसीएम आएगा 39 का 3981 एंड 27 का वो आएगा 81 एलसीएम। ठीक है, 81 आ गया एलसीएम नीचे वाली संख्या का और एचसीएफ आ गया ऊपर वाली संख्या का 2। अब एचसीएफ एलसीएम करते हैं, जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया हमारे पास 81। सेकंड आंसर कौन सा होगा, 2/81। 2/81 हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, सेकंड आंसर कौन सा होगा, 2/81 आंसर करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों 46 क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, प्रति घंटा दिया हुआ है पर हॉर, और अगर 15 सेकंड में कितनी दूरी करेगी, 15 सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, मिनट में दिया होता तो घंटे में दिया तो हम इसे चेंज नहीं करते, सेकंड में दिया होगा तो हमें पर सेकंड हमें किलोमीटर चेंज करने होंगे। 108 × 5/18 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गए हमारे पास, यानी कि गाड़ी 1 सेकंड में 30 मीटर कवर कर लेती है। तो 15 सेकंड में कितनी कवर करेगी, 15 सेकंड में करेगी 15 × 30, ये हमारे पास आ जाएगा 450 मीटर। ठीक है दोस्तों, 450 मीटर कवर कर लेगी 15 मिनट में। 1 मिनट में, माफ़ कीजिएगा 1 सेकंड में अगर कवर करती है 30 मीटर तो 15 सेकंड में कितनी कवर कर लेगी, 450 मीटर। 15 सेकंड में कवर कर लेगी 450 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा 450 मीटर में, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन दिया हुआ है 450 मीटर। चलिए आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज, 1 साल में 8% ब्याज लगती है और 6 साल के बाद उस राशि का आधा है। जब 6 साल जो हो जाते हैं तो वो राशि है जो 8% ब्याज लगती है, तो 6 साल बाद वो आधी हो जाती है। ठीक है, जो टोटल राशि है जो सम ऑफ रुपीस है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सम क्या है, जो राशि है उसे हम मान लेते हैं एक्स यूनिट, जिसे हम ज्ञात करना है। ठीक है, अब इंक्रीज़ हुई है राशि। ठीक है, किससे इंक्रीज़ हुई है, एक्स पहले ले लिया और उन्होंने बोला है 75% इंक्रीज़ हुई है, माफ़ कीजिएगा शुरू से करता हूँ मैं क्वेश्चन, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। मान लीजिए जो हमारे पास एक्स है जो हमें ज्ञात करना है, जो सम है यानी कि जो राशि है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उससे सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, यानी कि प्रति वर्ष जो ब्याज है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वो बनेगा x/2, क्योंकि आधी हो जाती है ना राशि, तो x/2 होगी, उसकी आधी हो गई। अब x/2 को किसके इक्वल लेंगे, x/2 = p × 8 हमें दिया हुआ है ब्याज 8% है तो नीचे 100 ले लेंगे ऑटोमेटिकली, और 6 साल हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो ये था हमारा करेक्ट आंसर, लेकिन इसके आगे कोई भी आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, हमारे पास p की वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा अपर्याप्त जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अपर्याप्त जानकारी, डाटा इनडेक्यूरेट। 47 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 48 क्वेश्चन है। अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 75% देन इट्स सर्कमफ्रेंस विल इंक्रीज बाय। तो सबसे पहले तो मान लीजिए जो रेडियस है वो कितने यूनिट्स हैं, एक्स यूनिट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है, 75% इसमें इंक्रीज हुआ है, एक्स यूनिट है तो एक्स यूनिट में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, एक्स यूनिट में इंक्रीज हुआ है एक्स इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर इंक्रीज हुआ तो, एक्स यूनिट में इंक्रीज हुआ एक्स में 75/100, 75% थे तो नीचे 100 ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4, ये हमारे पास आ गया 7x/4 टोटल इसको कैलकुलेट करके। अब जो वृत्त होता है, जो माफ़ कीजिएगा मैंने क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती कर दी। जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या वो किसे बोलते हैं, सर्कल को। ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, त्रिज्या बोलते हैं सर्कल को, और जो वृत्त बोलते हैं वो बोलते हैं रेडियस को। ठीक है, शुरू से क्वेश्चन में आपको कराता हूँ, मैं आपको। जो वृत्त होता है वो होता है रेडियस, और जो होता है त्रिज्या वो होता है सर्कल। अब उन्होंने बोला है जो वृत्त है यानी कि रेडियस है वो इंक्रीज़ हुआ 75%। क्या लिया हमने, एक्स लिया मैंने रेडियस, तो x + x × 75% हम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x/4। ठीक है, 7x/4 इंक्रीज़ हुआ है, क्या हुआ, वृत्त। ठीक है,
मुझे लगता है कि मैंने फिर से गलती कर दी, चलिए रहने दीजिए। मैं आपको इंग्लिश वर्जन में करा लेता हूँ, मुझे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। रेडियस है जो इंक्रीज़ करता है 75%, तो रेडियस इंक्रीज़ कर गया x प्लस माफ कीजिए x इंटू 75/100, और ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 7x/4। अब ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, वो होता है 2πx, ठीक है 2πx होता है। अब इंक्रीज सर्कमफ्रेंस क्या होगा, यानी कि बढ़ता हुआ जो वृद्धि हुई है सर्कमफ्रेंस में, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, वो होती है 2π इंटू एक्स थी, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 7x/4, ये हमारे पास आ जाएगा 14πx/4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 7πx/2, 7πx/2 हमारे पास आ गया सर्कमफ्रेंस, यानी कि क्षेत्रफल जो वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देयर फॉर इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्कमफ्रेंस में कितनी वृद्धि हुई है, जो वृद्धि है उसमें कितनी वृद्धि होगी, 7πx/2 हमने निकाला है, और सर्कमफ्रेंस का जो होता है पेरीमीटर, माफ़ कीजिए मैं क्षेत्रफल बोल गया पिछली बार में, पेरीमीटर होता है वो होता है -2πx, वो हो गया 3πx/2। अब 3πx/2 को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हम इसे कर देंगे 3πx/2 इंटू 100, नीचे हम डिवाइड में ले लेंगे 2πx, πx के πx कट गया और 2 नीचे चला जाएगा, 3/4 इंटू 100 आ जाएगा। अब 4 से 100 कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हम कैलकुलेट करके 25, ये हमारे पास आएगा 75%। मेरे लिए तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन गया था, हिंदी में कन्वर्ट कर रहा था इंग्लिश में, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था हमारा 48 क्वेश्चन, आगे हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं 49 क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये सबको पता होगा जिन्होंने 10th में मैथ पढ़ा, पहले ही पढ़ा होगा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इन्होंने दिया हुआ 1, टेन थीटा 1 कब होगा, टेन थीटा जब एंगल बनाएगा 45 डिग्री का तब होता है इसकी वैल्यू 1। सिंपल सी बात है, 45 डिग्री जब एंगल होगा तो साइन थीटा पे कोस थीटा की वैल्यू होगी 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, साथ साथ में नोट करते रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन 2πr², 2πr²।